नमस्कार दोस्तों, बीआरटी इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं आपसे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये डायग्राम जो मैंने खुद से ही ड्रॉ किया है, क्रिएट किया है। और आप यहाँ देखेंगे क्वालकॉम का एक आईसी है PMI 632। आप देखेंगे यहाँ PMI 632। उसके बाद जो इससे जो आईसी लगा हुआ है पावर आईसी, वो जो है PM439। यहाँ CPU देखेंगे तो CPU लगा हुआ है SDM439। आप eMMC देखेंगे तो यहाँ जो भी सारे आईसी मैंने लगा दिया जो फ़ोन को ऑन करते हैं। ठीक है, फ़ोन स्टार्ट कैसे होता है तो हम सारा पावर सीक्वेंस आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो हर एक जैसे चार्जिंग आईसी के का काम क्या है, वो कौन सा वोल्टेज पावर आईसी को देती है और कौन सा सिग्नल पावर आईसी को देती है, सारा कुछ हम जानेंगे। उसके बाद ये सिग्नल जानने के बाद हम जानेंगे PMIC का काम क्या है, कौन कौन से इनपुट मिलने के बाद बक वोल्टेज जनरेट करता है और कौन सा सिग्नल आने के बाद हमारा बक वोल्टेज स्टेबल होता है। तो ये सब जो है हम जानेंगे। उसके बाद फिर हम जानेंगे CPU क्या क्या सिग्नल सेंड करेगा पावर आईसी को। उसके बाद पावर आईसी अपना वर्क प्रॉपरली करेगा, अच्छे से वो अपना वर्क करेगा। ये जानने के बाद फिर eMMC को क्या सिग्नल मिलने चाहिए, हर एक चीज़ जानेंगे। तो आपको इस वीडियो में बने रहना होगा। तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, कौन कौन लाइन फर्स्ट जनरेट होगा, सेकंड जनरेट होगा, फिर थर्ड जनरेट होगा, हर एक चीज़ जानेंगे। तो ये वीडियो को हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। पहले ऐसे दिखाएंगे, उसके बाद डायग्राम में ले चलेंगे। डायग्राम में बताएंगे कि उसकी लाइन की वोल्टेज क्या है, वो लाइन कहाँ जाता है, क्या काम के लिए है, वो वोल्टेज बनेगा या नहीं बनेगा, हर एक चीज़ बात करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहें और चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा है आपको जो डायग्राम मैंने बनाया है खुद से। और ये डायग्राम मैं आपको बता दूं, ये 8A मॉडल से निकाला गया है और 8A मॉडल से ड्रॉ किया गया है, क्रिएट किया गया है। अभी आपको पूरे डिटेल्स के साथ मैं बताऊंगा कि हर एक वोल्टेज कब और कब कैसे बनेगा, कौन सा सिग्नल पहले बनेगा और कौन सा सिग्नल लास्ट में बनेगा, और ये पावर आईसी कब ऑन होगा। पावर सीक्वेंस के बारे में एक बात बता दूं कि पावर सीक्वेंस के बारे में बहुत कोई नहीं जानते हैं कि क्या होता है पावर सीक्वेंस। तो पावर सीक्वेंस वो होता है कि एक पावर आईसी, कोई सा भी पावर आईसी कब स्टार्ट होता है, मतलब स्टार्ट होने का मतलब हुआ कि कब वो प्रॉपरली काम करता है। जैसे कि पहला वोल्टेज क्या होगा पावर आईसी का, दूसरा वोल्टेज क्या होगा, तीसरा वोल्टेज क्या होगा, सिग्नल्स क्या होंगे, तब जाके लास्ट में CPU से आउट होगा कौन सा सिग्नल। जब वो मिलेगा तो पावर आईसी क्या होगा, सारे बक वोल्टेज स्टेबल कर देंगे। तो ये पावर सीक्वेंस को हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसे ही पावर सीक्वेंस बोलते हैं कि पावर आईसी एक नॉर्मली स्टार्ट कैसे होता है। ठीक है, तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ एक OBP आईसी मैंने लगाया है। पहला OBP आईसी का काम आपको सिंपल वे में बता दूँ तो इसका काम होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का। ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो ये आईसी कट जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा वोल्टेज आने पे ये आईसी आउटपुट वोल्टेज रोकने का भी पावर रखती है। तो क्या है कि ये इसका काम है 5 वोल्ट लेना और 5 वोल्ट देना, मतलब 5 इन और 5 आउट। ठीक है, ये खराब होने से हम यहाँ जंपर भी कर सकते हैं। जंपर का मतलब एक बाईपास भी हम यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ से जैसे ही वोल्टेज 5 आएगा और यहाँ 5 चार्जिंग आईसी पे पहुँचते ही क्या होगा, हमारा चार्जिंग आईसी जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। ट्रिगर हो जाएगा कब कि ये से 5 वोल्ट मिल गया है अब ऑन होने का, तो यहाँ से तुरंत वोल्टेज जनरेट होगा VPH का। और VPH जनरेट होते ही इसे साथ में सिस्टम ओके का भी एक सिग्नल मिलेगा पावर आईसी को। तो जाके पावर आईसी क्या करेगा, अपनी जितने भी बक वोल्टेज है वो बना देगा, वोल्टेज बना देगा। ये जितने भी बक वोल्टेज होते हैं वो वोल्टेज बना देगा। लेकिन अभी मैं बताना चाहूँगा, वोल्टेज बनाएगा तो जरूर, लेकिन वो स्टेबल नहीं रहेगा। स्टेबल का मतलब वो रुका हुआ नहीं रहेगा, वो फ्लैक्चुएट करेगा, अप डाउन अप डाउन। जैसे अगर 0.7 वोल्टेज आना चाहिए तो 0.1, 0.6, 0.3, 0.5 ऐसे फ्लैक्चुएट करेगा।
ठीक है। तो ये फ्लक्चुएट करना कब बंद होगा? जब तक कि सीपीयू से एक कमांड नहीं आ जाता है पीएस होल्ड का। तो पीएस होल्ड का कमांड कब आएगा ये हम जानेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है सीपीयू को, तब जाके पीएस होल्ड भेजता है, ये चीज को हम समझेंगे। तो अभी देखिए क्या होता है, अभी हम अगर चार्जर निकाल दे तो ये ट्रिगर होना बंद हो जाएगा। ट्रिगर पावर आईसी दो कारण से होता है, एक चार्जिंग लगाने से, दूसरा पावर बटन को हम क्लिक करने से, ऑन ऑफ बटन को क्लिक करने से। तो देखिए जैसे कि आपने बैटरी लगाया, तो बैटरी लगाने के बाद क्या होगा, ये बैटरी का वोल्टेज या चार्जिंग आईसी में इनपुट करेगा। इनपुट चार्जिंग आईसी में कम से कम वोल्टेज होना चाहिए मिनिमम 3.7 और मैक्सिमम 4.2 वोल्टेज होना चाहिए। तब जाके यहाँ वोल्टेज बनेगा एक वीपीएच का, यहाँ से, ठीक है, एक वोल्टेज बनेगा वीपीएच का, जो वीपीएच का वोल्टेज होगा 3.0 से 4.2 वोल्ट। तो ये वोल्टेज बनेगा और जैसे ही वोल्टेज बनता है ये पावर आईसी को मिल जाता है। पावर आईसी को मिलने का मतलब ये नहीं कि पावर आईसी ट्रिगर हो जाएगा, मतलब बक वोल्टेज बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। बक वोल्टेज तभी बनेगा जब तक कि हम पावर बटन को क्लिक नहीं करेंगे। तो क्या है ये बैटरी लगाने का प्रोसेस। अगर हम चार्जर लगाते तो चार्जर जैसे लगाते इसे 5 वोल्ट मिलता है, 5 वोल्ट मिलते ही चार्जिंग सेक्शन हमारा वर्क करने के लिए रेडी हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि हमें कमांड मिल गया है, अभी हम डिस्प्ले पे शो करना है हमें चार्जिंग। तो क्या होता है, जैसे ही यहाँ चार्जिंग लगता है, चार्जिंग लगते ही यहाँ वीपीएच जनरेट होता है इस कॉल के माध्यम से और ये पावर आईसी को मिलता है। पावर आईसी को मिलते ही यहाँ से खुद चार्जिंग आईसी एक्टिव होके यहाँ से सिस्टम ओके का एक सिग्नल यहाँ भेज देती है पीएम को कि सिस्टम ओके, मतलब कि सभी हमारा वोल्टेजेस ओके है, आप ऑन हो जाइए और हमें चार्जिंग शो करा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये मिलते ही क्या होता है, तुरंत सारे चीज एक्टिव होने लगते हैं, तुरंत से एक पल में ही सारे चीज एक्टिव हो जाते हैं, जितने भी रिक्वायरमेंट होता है सीपीयू को सारे कुछ मिल जाते हैं और यहाँ हमें चार्जिंग लोगो आ जाता है। लेकिन अभी हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझना है, तरीके से समझना है, सिंपल वे में समझना है, तो हम समझेंगे अभी। तो चलिए देखते हैं, वीपीएच मिला तो मतलब पावर आईसी को, सिस्टम ओके मिला, किसके थ्रू मिला, तो यहाँ आप देखेंगे PMI 632। अभी हम बता दें थोड़ा सा, PMI 632 का 2 से 3 काम है। एक तो पहला काम है चार्जिंग करना, दूसरा काम है ग्राफिक्स बनाना, ग्राफिक्स के लिए वोल्टेज बनाना। अगर सही मायने में देखें तो बहुत कोई बोलते हैं ग्राफिक्स आईसी है, ग्राफिक्स नहीं बना रहा, लेकिन ग्राफिक्स आईसी है जरूर, लेकिन ये ग्राफिक्स नहीं बनाता, ग्राफिक्स के लिए वोल्टेज जनरेट करता है ये, ठीक है। दूसरा यहाँ देखेंगे, यहाँ एक बूट कैप लगाया है मैंने, जो ये सीरीज में रहता है। एक तरफ आपको 8 वोल्ट मिलेंगे और इधर एक वीपीएच का वोल्टेज मिलेगा जो 3.0 से 4.2 वोल्ट के करीबन होगा। अभी यहाँ जैसे ही यहाँ वोल्टेज जाता है पावर आईसी को, तो पावर आईसी क्या करेगा, तुरंत यहाँ से बक वोल्टेज जनरेट कर देगा। लेकिन जनरेट करने का मतलब ये नहीं कि ये स्टेबल हो जाएगा, नहीं, स्टेबल नहीं होगा, ये फ्लैक्चुएट करेगा। क्या करेगा, फ्लैक्चुएट का मतलब हुआ अप डाउन, ऊपर नीचे। जैसे अभी 0.6 वोल्ट आना चाहिए, तो वहां पर क्या वोल्टेज आ रहा है, 0.1, 0.3, 0.5, 0.3, 0.2, ऐसे वोल्टेज आएगा, फ्लैक्चुएट होगा, अप डाउन होगा। तो ये अप डाउन को कंट्रोल करना है, पहले इसकी पावर को होल्ड करना है। होल्ड का मतलब हुआ एक जगह पे रुक जाना। जैसे 0.6 है तो वो वहाँ स्टेबल हो जाए, 0.6 दिखाए, 2.0 है तो 2.0 दिखाए, ठीक है। तो ये स्टेबल होगा। तो स्टेबल किस प्रक्रिया में होता है ये, मतलब कि एक उदाहरण के तौर पे समझे तो ये स्टेबल किस समय होता है, तो इस चीज को समझना है। तो सबसे पहले आपने देखा यहाँ वीपीएच जनरेट हुआ, जनरेट होने के बाद इसे हमें पावर आईसी को मिला, फिर सिस्टम ओके मिला, बक वोल्टेज बन गया, फ्लैक्चुएट बन गया। तो अब क्या होगा, यहाँ से तुरंत बक वोल्टेज जनरेट होने के बाद तुरंत क्लॉक भी स्टार्ट हो जाएगा, हमारा जो ये क्लॉक है, क्रिस्टल है, ये भी स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से एक फ्रीक्वेंसी निकलेगी। फ्रीक्वेंसी को यहाँ से स्लीप क्लॉक का नाम दिया गया है। स्लीप क्लॉक जनरेट होगा, स्लीप क्लॉक जो जनरेट होगा वो सीपीयू को जाएगा। 32.76 किलो हर्ट्स का एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा। जैसे ही ये फ्रीक्वेंसी मिलने के बाद तुरंत ही सीपीयू क्या करेगा, एक इनेबल सिग्नल भेजेगा, किसे, बीबी क्लॉक को। सीपीयू किसे भेजेगा, बीबी क्लॉक को, बीबी क्लॉक ऑन करने के लिए कि इनेबल। तो यहाँ बीबी क्लॉक इनेबल होगा जैसे कि
ऑन होते ही यहाँ से बीबी क्लॉक रिप्लाई देगा कि हम ऑन हो चुके हैं, मेरा फ्रीक्वेंसी है 19.2 मेगाहर्ट्ज। जैसे ही ये फ्रीक्वेंसी मिलता है सीपीयू को, तो वो समझ जाएगा बीबी क्लॉक ऑन है, फिर आपका स्लीप क्लॉक ऑन है। अब यहाँ से क्या करेगा, तुरंत पावर आईसी क्या करेगा, एक पावर ऑन रीसेट सिग्नल आउट करेगा। तुरंत यहाँ से आउट करेगा, किसे किसे भेजेगा, PMI 632 को भी भेजेगा, और यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से CPU को भी भेजेगा। CPU को जैसे ही पता चलेगा पावर आईसी पावर ऑन रीसेट का सिग्नल भेज दिया है, तुरंत ये क्या करेगा, तुरंत वेरिफिकेशन के लिए SPMI लॉजिक जो सीरियल डाटा क्लॉक ये सेंड करेगा, और सेंड करेगा किसे किसे, पावर को भी सेंड करेगा और PMI 632 को भी सेंड करेगा। और इससे ये पता लगाएगा CPU कि सारे पावर जो भी है इसके ऑन है या नहीं है। ऑन है, कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं, सभी ओके है। तो ये पता लगाने के बाद CPU क्या करेगा, अगर इसे सब सही लगता है तो तुरंत ये जनरेट करेगा यहाँ से एक रीसेट ऑन। ठीक है, रीसेट ऑन जनरेट करेगा। रीसेट ऑन करते ही और तुरंत जनरेट करेगा ये एक और चीज जो है PS होल्ड का एक सिग्नल। ठीक है, PS होल्ड का सिग्नल जैसे ही पावर आईसी को मिलेगा, सारे बक वोल्टेज जितने भी है हमारे स्टेबल हो जाएंगे। तो आपको क्या क्या चेक करना है, तो आप ये यहाँ से देख ले एक बार। सबसे पहले तो आप इसको चेक करना यहाँ है, सबसे पहले अगर VPH वोल्टेज है तो आपको सबसे पहले यहाँ चार्जर लगाते हैं, चार्जर से 5 वोल्ट यहाँ पहुँचना चाहिए हमें चार्जिंग आईसी में। चार्जिंग आईसी में पहुँचने के बाद आपको चेक करना है VPH वोल्टेज। VPH वोल्टेज बनने के बाद आपको चेक करना है सिस्टम ओके की लाइन। सिस्टम ओके की लाइन चेक करने के बाद आपको चेक करना है यहाँ पर, जैसा कि हम दिखा रहे हैं, स्लीप क्लॉक। ठीक है, स्लीप क्लॉक चेक करने के बाद आपको यहाँ से चेक करना है बेसबैंड इनेबल। बेसबैंड इनेबल चेक करने के बाद आपको चेक करना है बीबी क्लॉक का एक 19.2 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी। ये चेक करने के बाद आपको चेक करना है नेक्स्ट PS होल्ड। ठीक है, PS होल्ड, पावर ऑन रीसेट, इसे चेक करना है। पावर ऑन रीसेट का एक सिग्नल चेक करना है। इसे चेक करने के बाद आपको चेक करना है यहाँ पर PS होल्ड की सप्लाई। जैसे ही PS होल्ड अगर आपको यहाँ वोल्टेज मिल जाता है PMIC को, वैसे ही तुरंत यहाँ स्टेबल हो जाएंगे सारे वोल्टेजेस। तो यहाँ पर क्या है, हमें कभी भी काम करना है तो स्टेप बाय स्टेप करना है। बहुत कोई ये भी सोचते हैं कि बक वोल्टेज बन गया तो हमारा पावर आईसी ओके है। यहाँ हम ये भी सोचते हैं और CPU पे काम करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि वो CPU पे काम करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ऐसा करने से हो सकता है हमारा फ़ोन ऑन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि स्लीप क्लॉक के एक लाइन पे रजिस्टर मिलेगा। लगभग सिग्नल लाइन में रजिस्टर होते हैं, तो आपको ये रजिस्टर भी बीच के चेक करने हैं, कहीं गलती से निकल गया हो, कहीं गलती से वाटर डैमेज हो गया हो, खराब हो गया होगा, ओपन हो गया होगा, ये सब चेक करना है आपको। तो ये सब चेक करने के बाद भी हमें ये भी चेक करना है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो बन रही है कि नहीं बन रही है। 32.76 किलो हर्ट्स का फ्रीक्वेंसी बन रहा है या नहीं बन रहा है स्लीप क्लॉक का। 19.2 मेगा हर्ट्स का जो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी बेसबैंड क्लॉक को देता है, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये सब आपको चेक करना है। ये चेक नहीं करेंगे तब तक कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, एक स्टेप बाय स्टेप को फॉलो नहीं कर सकते। तो क्या है कि हम ये तो जान लिए, ये पावर आईसी का ये पावर सीक्वेंस होता है, ये तो समझ लिए, लेकिन एक डेड फोन का स्टार्टिंग ये नहीं होता है कि डायरेक्ट हम बक कॉइल से स्टार्ट करें, डायरेक्ट हम VPH से स्टार्ट करें। नहीं, हमें डेड फोन के लिए स्टेप 1 का फॉलो अलग से करना होता है, जिसे हम नाम देते हैं सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग पहले चेक करना होता है। बहुत से लाइन है, जैसे बक लाइन आप बोल रहे हैं तो बक लाइन ये चेक करना होता है। ठीक है, हमें कॉइल पे चेक करना होता है VPH पे सॉर्टिंग है कि नहीं, हमें VBAT लाइन पे सॉर्टिंग चेक करना होता है। हमें यहाँ पर अगर VREG लाइन पे वोल्टेज नहीं मिलेगा, वो लाइन शॉर्ट हो गया है, तो हमारा VREG, अब VREG डिपेंड करता है, अलग अलग जगह पे जाते हैं। तो VREG ऐसा VREG है जो क्रिस्टल को भी ऑन कर रहा है, तो वो वोल्टेज नहीं बनेगा, तो आप समझ सकते हैं ये फ्रीक्वेंसी नहीं बनेगा।
ये जितने भी फ्रीक्वेंसी, ये नहीं बनेगा। फ्रीक्वेंसी नहीं बनेगा तो हमारा सीपीयू ऑन नहीं होगा। सीपीयू देखिए एसपीएमआई लॉजिक भी है, यहाँ इसे भी चेक करना है। तो ये सब तो हम चेक करेंगे ही, लेकिन अब हम एक एक करके क्या करेंगे, हम यहाँ चलते हैं डायग्राम पे। और जैसा कि एटे का मॉडल है आपको बताया मैंने, तो हम एटे का मॉडल में देखेंगे कि ये जो कॉइल है ये इसकी सप्लाई कहाँ जा रही है और ये वोल्टेज कितने वोल्ट बनाता है, क्या ये वोल्टेज ऑन होना चाहिए। बहुत कंफ्यूजन होता है कि अगर क्या होता है कि कॉइल पे वोल्टेज तो चेक करते हैं, कितने कॉइल पे वोल्टेज नहीं बनता है ना। तो आप क्या समझते हैं, पावर आईसी ठीक है या खराब है। तो ये चीज़ को समझने के लिए ये चीज़ समझना जरूरी है कि ये वोल्टेज ऑन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्या ये वोल्टेज ऑन होना चाहिए, ये कॉइल ऑन होना चाहिए, इस पे वोल्टेज आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, इस पे वोल्टेज आने चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो ये जानने के लिए आपको डायग्राम को समझना होगा। डायग्राम को समझने के लिए चलिए हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉइल के बारे में हम जानेंगे, और ये भी देखेंगे कि कौन कौन सप्लाई है और ये सप्लाई बनेगा या नहीं बनेगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सप्लाई। तो चलिए हम डायग्राम पे चलते हैं। जैसा कि आपने देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने एटे का डायग्राम को ऑन कर लिया है। यहाँ रेडमी एटे है, लेआउट और स्कीमेटिक दोनों चल। देखिए लेआउट और स्कीमेटिक, लेआउट में क्या होता है इसके बारे में अगर आप चाहेंगे तो कमेंट करेंगे तो डिटेल्स में बताएंगे कि डायग्राम को कैसे रीड किया जाता है, कैसे पढ़ना है, क्या होता है। तो आपको हर एक चीज़ जानना होगा, बेसिक नॉलेज। पहले डी से क्या होता है, सी से क्या होता है, एल से क्या होता है, ये सब के बारे में जानना होगा। डी से ऐसे हम डायोड को बोलते हैं, सी से हम कैपेसिटर को बोलते हैं, एल से कॉइल को बोलते हैं, और यू से होता है आईसी। यू से होता है आईसी। और भी जैसे देखेंगे तो यहाँ पर जे से होता है जैक, जैक से कनेक्टर भी आप बोल सकते हैं। यहाँ अंदर में वीसीसी है, आरएसटी है, क्लॉक है, लिखा हुआ है ना ऊपर से। तो इसके भी कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो ये सब जो लाइन है इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बहुत ही बारीकी से, तब आप समझ पाएंगे वीसीसी क्या है। तो हम एक उदाहरण दे दें, वीसीसी एक वोल्टेज लाइन है जो वोल्टेज आती है जिसमें, ठीक है। सी, ये सिम को काम करने के लिए वोल्टेज आता है। आरएसटी रिसेट होता है, क्लॉक सीएलके का मतलब होता है क्लॉक, आईओ एक डाटा का लाइन होता है, वीपीपी एक ग्राउंड, ये एनसी पॉइंट होता है, और जीएनडी का मतलब होता है ग्राउंड। तो इस तरीके से आप जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आर से क्या होता है, तो आर से रजिस्टर होता है। चलिए ये सब तो बात नहीं करना है, हम आगे चलते हैं। तो हम यहाँ पर जानेंगे सबसे पहले, चलिए चलते हैं हम इस पे हमारे पावर आईसी पे। पावर आईसी से पहले हम चलेंगे चार्जिंग आईसी पे। क्यों, क्योंकि चार्जिंग आईसी से ही आपको बता देंगे तो ज़्यादा आप डीपली समझेंगे। तो चार्जिंग आईसी जो है हमारा, ये रहा चार्जिंग आईसी। ये एटे का बोर्ड है और यहाँ ये चार्जिंग आईसी है U1101। तो हम इसे क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करने के लिए कुछ नहीं करना होता, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ कॉपी हो जाएगा। अगर हम चाहे तो टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, डायग्राम में चले जाते हैं स्कीमेटिक में और यहाँ टाइप कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा जूम कर लेंगे क्योंकि वो जो सर्च करे वो सामने आ जाए। तो U1101 क्या है, यहाँ देख लेंगे 1101, ठीक है। U1101, ठीक है। ये सर्च मारेंगे तो वैसे ही सर्च करते ही हमें यहाँ पावर आईसी आ जाएगा, चार्जिंग आईसी आ जाएगा। चार्जिंग आईसी की पूरे टोटल सप्लाई जो है हमें यहाँ शो करने लगेगी। तो चार्जिंग आईसी के लिए हम बता दें, यहाँ सबसे पहले यूएसबी का मतलब है, यहाँ से हमें चार्जिंग की वोल्टेज आ रही है 5 ओबीपी के थ्रू। ये ओबीपी के बाद का लाइन है, ओबीपी इसे कॉपी करेंगे तो ओबीपी भी मिलेगा। तो यहाँ 5 वोल्ट जैसे ही इन होता है तो तुरंत यहाँ एमआईडी पे 5 वोल्ट चला जाता है, ठीक है। एमआईडी एक कैपेसिटर है, ठीक है। इस पे यहाँ 5 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे एक बूट कैप जो मैंने यहाँ लगाया है, ठीक है। जो मैंने वहाँ बूट कैप यहाँ आपको दिखा दूँ, तो यहाँ मैंने बूट कैप, ये रहा बूट कैप, ये मैंने लगाया है बूट कैप। तो अब हम चलते हैं, जैसे ही यहाँ देखेंगे यहाँ बूट कैप लगा हुआ है और उसके बाद यहाँ वी स्विचिंग चार्ज, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये है वीपीएच लाइन का जो कॉइल है जो मैंने वहाँ लगाया है। ये कॉइल वीपीएच लाइन का है। जो आप देखेंगे अलग सा कॉइल दिख रहा है वो हमारा वीपीएच लाइन का था।
और यहाँ से ये कैपेसिटर से कनेक्ट था, तो यहाँ पर आपको मिलेगा वीपीएच का वोल्टेज, यहाँ मिलेगा आपको बूट कैप का वोल्टेज जो होगा आपका डबल, इससे डबल वोल्टेज होगा। जैसे अगर 3.8 है तो इसका डबल होगा, ठीक है। अगर 4 वोल्ट है तो यहाँ 8 होगा, तो इस तरह से डबल वोल्टेज मिलेगा, 8 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो ये ग्राउंड है, ठीक है। पी जीएनडी मिल रहा है चार्जिंग के लिए, यहाँ ग्राउंड लिया गया है यहीं से। और नेक्स्ट आप पढ़ेंगे तो यहाँ एक और वीपीएच है जो ये इससे कनेक्ट है। तो ये क्या होता है, एक चार्जिंग के थ्रू वीपीएच जनरेट होता है और एक ये है बैटरी के थ्रू जनरेट होता है वीपीएच। तो इसके लिए अलग अलग सप्लाई है। अभी यहाँ देखें वी बैट पावर, ये क्या है, तो ये बैटरी जो हमारे बैटरी है उस पर सप्लाई जा रही है, जो हमें वहाँ जाती है वी बैट की सप्लाई। नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे VARB, यहाँ एक कैपेसिटर है, ठीक है। यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो ग्राउंड के साथ कनेक्ट है। इसके कारण कभी कभी ऐसा भी होता है ये शॉर्ट हो जाते हैं, और शॉर्ट हो जाने के कारण हमें वीपीएच वोल्टेज आउटपुट नहीं निकल पाता है, चाहे कितने भी आईसी बदल ले। तो ये सब भी चेक करना होता है, ग्राउंड नहीं बनेगा तब भी वीपीएच वोल्टेज नहीं बनती, ठीक है। ये लेकिन चार्जिंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ भी ग्राउंड है, ग्राउंड नहीं कटनी चाहिए आईसी के। बैट थर्म, ये थर्मल के लिए होता है। अगर आपका जैसे कि टेम्परेचर हाई इशू आ रहा है, टेम्परेचर लो इशू आ रहा है, या बैटरी को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, मोबाइल बैटरी से ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है, और आपकी डीसी पावर सप्लाई से ऑन हो रही है, तब ये लाइन को चेक करना चाहिए हमें। और ऐसा भी होता है ना कि बैटरी से ऑन नहीं हो रहा, डीसी पावर सप्लाई से ऑन आ रहा है, तो यहाँ बैटरी वाली लाइन देखना चाहिए, बैटरी आईडी की लाइन। तो कभी ऐसा भी होता है कि चार्जिंग लगाने पे चार्जिंग लोगो आता है, फिर उसके बाद गायब हो जाता है, तो ये लाइन देखनी चाहिए हमें। फिर यहाँ बैटरी सेंस पॉजिटिव है, बैटरी पैकेज पैक है SNS माइनस, मतलब सेंस माइनस, ठीक है। बैटरी सेंस पॉजिटिव, बैटरी सेंस माइनस, माइनस है और नेगेटिव भी बोल सकते हैं, माइनस भी बोल सकते हैं। तो ये जो आती है बैटरी की जो पॉजिटिव लाइन है वी बैट की, उसमें से एक रजिस्टर के जो रहता है, जो संट रजिस्टर, उसमें से एक पिन नंबर 1 से पॉजिटिव आती है, पिन नंबर 2 से नेगेटिव आती है, ठीक है। तो ये तो जानना जरूरी नहीं है। अभी यहाँ देख रहे हैं आप USB DM, USB TP दोनों लाइन है। जो ये आती है कहाँ से, तो ये आती है चार्जिंग कनेक्टर से, बीच वाली पिन होती है ना, उससे आती है ये इस आईसी में। आप देख रहे CC1 चार्जिंग कनेक्टर ID1, चार्जिंग कनेक्टर ID2, ठीक है। तो ये कंट्रोल भी बोल सकते हैं, कनेक्ट भी वो कनेक्टर भी बोल सकते हैं, चार्जिंग कनेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आप देखेंगे USB चार्जिंग जी, अगर ये लाइन भी मिस होता है तो आपको सोलो चार्जिंग देखने को मिल सकता है। आप ये इस लाइन को भी चेक करें सोलो चार्जिंग के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ तक मैंने पूरा आईसी को दिखा दिया आपको, लेकिन यहाँ आप सोचेंगे पूरे आईसी तो देख लिए, लेकिन यहाँ हमें ना पावर गुड मिला ना सिस्टम ओके मिला। तो ये आप देखेंगे यहाँ भाग ए है, भाग ए में कंट्रोल्स जो कंट्रोल करता है आईसी को वो लाइन नहीं है, ठीक है, सिस्टम लाइन नहीं है। तो अभी हम देखेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ एफ भाग आ गया। एफ भाग में क्या है, तो यहाँ ग्राउंड है, ग्राउंड से हमें कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल। सी भाग में क्या है, GPIO लाइन। GPIO लाइन क्या होता है, जनरल पर्पस इन आउट, जो ये प्रोग्रामिंग किया हुआ लाइन होता है, जो आईसी को प्रोग्राम किया हुआ रहता है पहले से। ये भी खराब होने से बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं आपको देखने को, जैसे कि आपको प्रॉब्लम आएगी कि चार्जिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट ये हुआ ई भाग में। आपको यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ ग्राफिक्स के लिए यहाँ बनाया गया है ई भाग, VDD DISP डिस्प्ले पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ देखेंगे VDD का मतलब हो गया यहाँ वोल्टेज इन हो रहा है। वोल्टेज इन क्या हो रहा है, तो VPH हो रहा है। VPH वोल्टेज एक ग्राफिक्स सेक्शन को भी ऑन करने के लिए होता है, तो यहाँ जो है ग्राफिक्स के लिए दिया गया है सारा सप्लाई। और बी भाग अभी तक नहीं मिला है हमें, बी भाग अब मिल गया है हमें बी भाग। तो यहाँ आप देखेंगे तो वी भाग में क्या क्या है, एक तो वोल्टेज इन हो रहा है जो VDD MSM IO है, जो ये वोल्टेज आना जरूरी है। आप देख पा रहे कितने जगह में जा रहे, कितने पेज पे जा रहे हैं। ये कीपैड पावर एन, ठीक है। तो ये कीपैड पावर क्या है, पावर ऑन ऑफ स्विच पे ये सप्लाई आती है। पावर ऑन ऑफ जो हम स्विच होता है उस पे सप्लाई ये आती है।
तो अभी क्या है, आप आती है भी बोल सकते हैं, जाती है भी बोल सकते हैं। कोई देखिए ये तीर पे नहीं जाना है, ये एरो पे नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि ये पावर की से कनेक्ट होती है। ठीक है, हम ट्रिगर करते हैं वहां से तो आती है, और अभी इससे पहले जा रही है। ठीक है, तो अभी क्या है यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ अंदर में क्या लिखा हुआ है, पी एस होल्ड। ठीक है, इसमें ये चार्जिंग आईसी है, लेकिन अंदर में क्या लिखा हुआ है, पी एस होल्ड। तो पी एस होल्ड क्या है, तो हम यहाँ बता दें, पावर ऑन रीसेट। जो पावर आईसी से आती है, इस आईसी को बताने के लिए कि आप अब अपना सप्लाई को रोक दो। ठीक है, अपना सप्लाई जो है वो स्टेबल कर दो, अगर फ्लक्चुएशन है कहीं तो। अभी देखेंगे आपको नेक्स्ट, यहाँ एक फॉल्ट एन है, जो भी ये भी सिग्नल है जो आपको कई आईसी में देखने को मिलेगी। इसके कारण भी यहाँ से सप्लाई जाता है कि सब यहाँ की सप्लाई ओके है, आप आगे सप्लाई को रेडी कर दो। ठीक है, आप अपनी सप्लाई को रेडी करिए। ठीक है, मेरी सप्लाई ओके है, फॉल्ट एन जाएगा तो चलिए हम एक बार देख ले पावर एन, जो पावर ऑन रिसेट की एन की लाइन है, ये कहाँ कहाँ जाती है। तो हम एक बार दिखा दें आपको पावर ऑन रिसेट कौन सी है। तो पावर ऑन रीसेट कौन सा है, यहाँ हम मैं दिखा दे आपको। तो पावर ऑन रीसेट ये है। ठीक है, ये जो है, जो पावर आईसी से यहाँ मिलता है, यहाँ पर देखिएगा इसको। ठीक है, पावर ऑन रीसेट यहाँ से मिलता है। अभी सिस्टम ओके नहीं मिला है हमें। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये तो हो गया पावर ऑन रीसेट, जो पावर आईसी इसको भेजता है और सीपीयू को भी भेजता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। ये एस पी एम आई लॉजिक आप देख रहे हैं जो सीपीयू से आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन है एक, जो यहाँ 330 किलो ओम्स का रजिस्टर से ग्राउंड किया गया है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे एक और ग्राउंड किया गया है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ देखिए आपको सिस्टम ओके का लाइन दिखेगा। सिस्टम ओके यहाँ से जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ और भी है जो कैपेसिटर के साथ ग्राउंड कर दिया गया है, तो यहाँ ये पूरा टोटल आईसी मैंने आपको यहाँ दिखा दिया कि कौन कौन सी सप्लाई क्या क्या काम कर रही है, क्या क्या नहीं कर रही है। तो यहाँ सिस्टम ओके जो लाइन है, ये सिस्टम ओके की जो लाइन है, आप देखिए, ये जो है मैंने बताया था, यहाँ आपको ध्यान होगा कि सबसे पहले यहाँ वीपीएच जनरेट होता है, और वीपीएच जनरेट होकर पावर आईसी को मिलता है। फिर दूसरे नंबर पे सिस्टम ओके जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वीपीएच जैसे ही मिलेगा, वीपीएच कहाँ से मिल रहा है तो वो भी दिखा देते हैं। चलिए, यहाँ से आप देखेंगे ये बी भाग में है, तो हम यहाँ से पीछे चले जाते हैं थोड़ा आगे। ए भाग में, ए भाग में आप देखेंगे तो वीपीएच यहाँ से जनरेट हो रही है, और वीपीएच यहाँ से जनरेट होके जाएगी सीधे पावर आईसी में। ठीक है, और भी सेक्शन में जाती है, लेकिन ये पावर आईसी में जाती है। पावर आईसी में जैसे ही जाती है, उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ से तुरंत सिस्टम ओके भी सप्लाई जाती है पावर आईसी को। जैसे ही पावर आईसी तक पहुंचती है वो सप्लाई, तो क्या होता है, पावर आईसी एक्टिव हो जाता है। पावर आईसी एक्टिव हो जाता है, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बता दिया। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ दो सप्लाई मिलते ही पावर आईसी चालू हो जाता है। जब हम चार्जर डालते हैं तो ही ये सप्लाई पूरा कंप्लीट हो पाता है, वीपीएच और सिस्टम ओके। जब ये ऑन हो जाएगा तब बैटरी लगाएंगे तो सिर्फ यहाँ वीपीएच बनेगा। जब आप चार्जर लगाएंगे तो आपका वीपीएच बनेगा, साथ में सिस्टम ओके भी बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट अब हमें देखना है कि इसकी सप्लाई कहाँ कहाँ जा रही है बक वोल्टेज की। तो देखिए, जैसा कि ये चार्जिंग आईसी तो अपना काम कर दिया, तो इससे हम ये बनते ही, जैसे सिस्टम ओके बनते ही आपको समझ लेना है चार्जिंग आईसी अपना काम कर रही है, इसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। चार्जिंग आईसी को आपको टच एकदम भी नहीं करना है। अब नेक्स्ट हम चलेंगे पावर आईसी में। ये रहा हमारा पावर आईसी U1201। कॉपी कर लेते हैं इसे और डायग्राम में मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करते ही देखिए जिसका भाग भी है, ए भाग जिसमें सिर्फ ग्राउंड है। नेक्स्ट करेंगे बी भाग। बी भाग में यहाँ आप देखेंगे तो ये है पूरा कंट्रोल आईसी का कंट्रोल सिस्टम सेक्शन। ठीक है, तो कंट्रोल सेक्शन में ही बात कर ले हम, तो पहले आगे बढ़ जाते हैं।
फिर सी भाग में GPIO लाइन है जो प्रोग्रामिंग किया हुआ लाइन है। यहाँ नेक्स्ट हम देखेंगे तो यहाँ VDD-S1 आप देख रहे, यहाँ से ही स्टार्ट होता है हमारा बक का सप्लाई, जितने भी टोटल सप्लाई है, जितने भी कॉइल है सारे। तो यहाँ से ही हम देखेंगे कि जब सब कुछ PS होल्ड हमारा बन जाएगा तो कौन कौन वोल्टेज जनरेट होंगे। तो VPH यहाँ से आती है सबसे पहले हमारे VDD-S1 पे, ठीक है, S1 पे VDD-S1, ठीक है, सिस्टम 1 है जो एक्टिव करती है सिस्टम 1 को, ठीक है, सेक्शन 1 बोल सकते हैं, सेक्शन 1 है, ठीक है। ये ग्राउंड पिन है जो सेक्शन 1 को ऑन करता है। अब सेक्शन 1 का सप्लाई कौन सा है, सेक्शन 1 का सप्लाई ये है VREG-S1, VSW-S1, ठीक है, VSW-S1, ठीक है। तो ये जो है ये सेक्शन 1 के लिए। अब यहाँ सेक्शन 2 है, ठीक है, यहाँ देखेंगे VDD सेक्शन 2, VDD सेक्शन 2, VDD ग्राउंड का है सेक्शन 2, दोनों का। जैसे एक LDO कैसे होता है, LDO को एक वोल्टेज चाहिए तो इसका भी वोल्टेज कौन दे रहा है, इसको भी वोल्टेज दे रहा है VPH, सभी सेक्शन को VPH। तो कितने सेक्शन है, 3, 4, 5, 6, 7 सेक्शन है, ठीक है। अगर नीचे करें तो कहीं और भी है क्या, और यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लाइन है, फिर लाइन है, सेक्शन के बाद अब लाइन है, ठीक है। तो हम यहाँ देख ले सारे सेक्शन को वोल्टेज जो दे रहा है कौन दे रहा है, VPH। तो सारे सेक्शन को आपने देखा कि VPH वोल्टेज दे रहा है। अब वोल्टेज दे रहा है तो सेक्शन 1 अगर यहाँ शॉर्ट हो जाए तो सेक्शन 1 काम नहीं करेगा, मतलब VREG है, रेगुलेटर वोल्टेज जो है हमारा रेगुलेटेड वोल्टेज, ये वर्क नहीं करेगा। ये वर्क नहीं करेगा तो हमारी इस कॉइल पे वोल्टेज नहीं बनेगी, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे ये फीडबैक लाइन है, ठीक है, और ये हमारा है वोल्टेज लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज बन रहा है तो V रेगुलेटेड वोल्टेज S1 0.86 वोल्ट, ठीक है, 0.86 वोल्ट, 25 नहीं बोलेंगे, सिर्फ 86 बोलेंगे, 0.86 वोल्ट। तो क्या है, ये वोल्टेज किस लिए बनता है और किसको ऑन करता है, क्या ये वोल्टेज बनने चाहिए पहले, अगर हमारा डेड फोन है, पावर ऐसी सही है, क्या ये वोल्टेज बनेगा या नहीं बनेगा, और ये किसको वोल्टेज देता है। तो इसके लिए हमें जानने के लिए हमें इसे कॉपी करना होगा। सबसे पहले हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ हम नेक्स्ट करेंगे, फिर से एक बार नेक्स्ट करेंगे। ये फीडबैक है, यहाँ आप देखेंगे ये फीडबैक है, ये आईसी खुद लेता है फीडबैक की वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ आप देखेंगे ये जो सप्लाई आ रही है, ये हम इस नाम को नहीं खोज रहे हैं, ठीक है, इस नाम को हम नहीं खोज रहे हैं। तो नेक्स्ट करेंगे, ये यहाँ आया, ये कैपेसिटर से कनेक्ट है बहुत सारे, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, VDD मॉडेम, ये होता है नेटवर्क से रिलेटेड, ठीक है। तो ये CPU को जा रहा होगा मॉडेम वोल्टेज, जो CPU को इसलिए जा रहा है कि हमारे नेटवर्क सेक्शन जो है वो उसकी जो कंट्रोल है उसे कंट्रोल करे, ठीक है, उसे एक्सेस करे, ठीक है। अभी ये CPU को जा रहा है U1001, कौन सा IC है U1001, तो चलिए देख लेते हैं। U1001 यहाँ आप देखेंगे तो ये है CPU, ठीक है। तो चलिए ये वोल्टेज नहीं बनना चाहिए, मॉडेम का वोल्टेज हमें नहीं बनना चाहिए। हम क्या समझे, यहाँ मॉडेम का वोल्टेज हमें नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये वोल्टेज 0.86 वोल्टेज हमें नहीं मिलेगा देखने को, जब तक कि हमारा फ़ोन हमें सिम नहीं लगा दे, हमारा नेटवर्क नहीं आ जाए, तब ये वोल्टेज आ जाएगा। अगर ये वोल्टेज नहीं आता है तो घबराने की बात नहीं है आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएंगे S2 की लाइन देखेंगे, VSW S2 की लाइन। तो इस लाइन को हम देखेंगे, ये मैंने देखा पहला कॉइल, ठीक है, ये मैंने देखा पहला कॉइल, कौन सा कॉइल है, L1401। आप यहाँ देखेंगे डायग्राम में और यहाँ मैच करेंगे जब, तो आपको समझ में आ जाएगा। L1401, ठीक है, L1401 जो है ये कॉइल है L1401। ये कॉइल पे हमें 0.86
86 वोल्टेज जो है मॉडेम के लिए। तो हम यहाँ टाइप कर लेंगे, यहाँ ये कॉइल जो है, ये कॉइल जो है ये है, यहाँ हम टाइप कर लेंगे, यहाँ लिख लेंगे ये चीज़। यहाँ जो हमारा मॉडेम के लिए वोल्टेज बनता है 0.86, जो ऑफ रहेगा, ऑन नहीं रहेगा, ऑफ रहेगा। आपको ऑफ देखने को मिलेगा, ऑफ का मतलब बंद देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, फिर नेक्स्ट देखेंगे हम, ये एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। चलिए वहाँ से अच्छा है यहाँ देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। जो ये कॉइल है L1403 कॉपी किए, यहाँ से भी हम देख सकते हैं इसकी वोल्टेजेस। L1403 कॉपी किए, यहाँ पेस्ट किए, ये वोल्टेज है, ये VS, ठीक है। WS3 की वोल्टेज जो है ये है, Vreg जो है S3 1.2 वोल्टेज क्या ये हमें चाहिए या नहीं चाहिए अभी। तो इसे कॉपी करके देखेंगे, यहाँ हम इससे लिख लें, आगे लिख लेंगे। नेक्स्ट यहाँ करते हैं, ये जा रही है, ये एक है लोअर LDO। लोअर LDO का मतलब हुआ कि ये खुद पावर IC में जा रही है, ठीक है। पावर IC एक वोल्टेज बना रहा है, जो वोल्टेज है 1.2 वोल्ट, ठीक है। ये पावर IC वोल्टेज बना के अपने आप को दे रहा है, और इससे L1 बन रहा है Vreg का, और एक बन रहा है L2 L3। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ L1 इसी से बन रहा है, ये कहाँ जा रहा है इसे देखना है, तो आपको यहाँ से कॉपी करना होगा। हमको ये लग रहा है 1.0 WTR का वोल्टेज है, ठीक है। और ये L3 L2 ये Vreg वोल्टेज बना रहा है, तो ये ऑन तो होना ही चाहिए, ठीक है। लोअर LDO ऑन होना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं, ये और भी वोल्टेज बना रहा है, L23 बना रहा है। तो ये लोअर LDO की सेक्शन है, जो ये ऑन होना चाहिए। लोअर LDO हम टाइप कर लेंगे इस पे, लोअर LDO की है 1.2 वोल्ट। ये कौन सा कॉइल है, तो हम देख रहे हैं ये कॉइल, ठीक है। ये कॉइल है जो यहाँ लोअर LDO 1.2 वोल्ट की लाइन है, जो ऑन होनी चाहिए, ठीक है, ऑन होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ, चलिए अब देख लेते हैं ये कॉइल L1406 कॉपी, यहाँ डायग्राम में जाएंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, और यहाँ देखेंगे ये VSW, ठीक है। S6 की जो वोल्टेज है, जो पावर IC आउट कर रही है कॉइल के थ्रू, ये है वोल्टेज 0.86, ठीक है। S5 की लाइन है इससे जुड़ी हुई, और आपकी S6 की लाइन इसी से जुड़ी हुई है। तो S6 और S5 साथ में जुड़ा हुआ है ये लाइन, तो L1405 और L1406 एक साथ जुड़ा हुआ है। मतलब यहाँ देखें तो L1405 और L1406 एक साथ जुड़े हुए हैं। तो मतलब यहाँ भी हम क्या करेंगे, ये दोनों लाइन को ऐसे यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम ये लाइन को आपस में जोड़ देंगे, ये जो लाइन है यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है, एक ही लाइन है। तो यहाँ से हम ये मार्कर ले लेते हैं, और ये एक पेन लेके हम ये लाइन को ऐसे करके यहाँ से जोड़ देंगे ये चीज़ को, ठीक है। ये कॉइल और ये कॉइल आपस में कनेक्ट है, तो हम जो भी लिखेंगे इस पे ही लिखेंगे, दोनों पिन पे, दोनों सप्लाई पे। तो चलिए अब देखते हैं कौन सी है सप्लाई। तो जैसा कि हम डायग्राम में चले जाते हैं, ये है Vreg S5 की लाइन 0.86 की वोल्टेज। चलिए देखते हैं किसके लिए है। नेक्स्ट करते हैं, ये आ रहा है यहाँ से, और ये APC क्या है, तो यहाँ APC आपको यहाँ दिखना होगा, APC 11, APC 1, APC, ठीक है, 19, ठीक है। ये जितने भी APC वोल्टेज है, ठीक है, यहाँ APC 1 है ना, APC 0 अगर होता तो इसे ऑन होना पड़ता, ठीक है। APC 0 होता तो यहाँ ऑन होता, APC 1 है तो ये आपको ऑन नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये आपको ऑन नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट करेंगे, ये आपको वोल्टेज ऑन नहीं मिलेंगे। APC वोल्टेज एक CPU को रिक्वायर्ड होता है एप्लीकेशन के नाम से, ठीक है।
ये सीपीयू को रिक्वायर्ड होगा। देखिए ये सीपीयू का नंबर है। तो एप्लीकेशन प्रोसेसर, ये इसी को हम बक वोल्टेज बोल सकते हैं। ये बक वोल्टेज है, बक लाइन है, ठीक है। तो इसको हम बक लाइन बोलेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो यहाँ हम पहले टाइप कर लेते हैं ये चीज़ को, ठीक है। यहाँ हम टाइप करेंगे एपीसी, ठीक है। एपीसी सीपीयू के लिए वोल्टेज बनता है, एपीसी वोल्टेज है 0.86। ये वोल्टेज नहीं बनेगा, ये वोल्टेज नहीं बनेगा, ठीक है। ये वोल्टेज नहीं बनेगा, अभी देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, फिर देखते हैं L15, L1405 भी हो गया साथ ही में। तो L1407 देखते हैं ये कौन सा लाइन है। कॉपी पेस्ट, ये सप्लाई है। यहाँ पर देखेंगे S7 0.9 वोल्ट। 0.9 वोल्ट क्या हमें बनना चाहिए इस कॉइल पे, तो देख लेंगे यहाँ। कॉपी, नेक्स्ट VDD PLL1, ठीक है। ये सीपीयू की रिक्वायरमेंट वोल्टेज है। तो यहाँ और भी जगह जाती है, चलिए चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट करके देखते हैं। यहाँ एक और है EBI, ठीक है। EBI CDC सेक्शन, EBI जो है, ये जो है हमारा लाइन, ये हमारे रैम के लिए होता है, रैम को एक्सेस करने के लिए होता है ये सप्लाई। तो यहाँ हमें वोल्टेज 0.9 वोल्ट तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। EBI वोल्टेज, VDD EBI वोल्टेज हम लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है। तो हम यहाँ टाइप कर लेंगे। और भी कहीं जा रहा है, तो ये मेमोरी के लिए भी जा रहा है। मेमोरी देखिए 1 है ना, यहाँ मेमोरी के लिए भी एक वोल्टेज जा रहा है। यहाँ सप्लाई देखेंगे, यहाँ थोड़ा लाइन बाय लाइन दिया हुआ है। तो यहाँ कैपेसिटर वगैरह भी लगे हुए हैं, और यहाँ मेमोरी सप्लाई के लिए भी जा रही है। फिर नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ हम फीडबैक भी जा रहा है यहाँ, ठीक है। सेंस है, फीडबैक भी जा रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ एक मेमोरी सप्लाई है। तो EVI हमारे रैम को एक्सेस करने के लिए भी सप्लाई है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये जो कॉइल है इस जगह पे हम लिखेंगे, थोड़ा सा ये मैं इसको कर लेता हूँ। इस जगह पे हम टाइप करेंगे EBI, EBI मेमोरी जो है उसके लिए वोल्टेज सेक्शन 0.9 वोल्ट, ये ऑन होगा, ऑन, ठीक है। ओके है, यहाँ वोल्टेज आनी चाहिए, ठीक है। ये वोल्टेज नहीं आएंगे तो हमारा फ़ोन ऑन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा कॉइल जो बच गया है ये L1402, कॉपी करेंगे, स्कीमेटिक में जाएंगे, टाइप करेंगे, देखेंगे S1 शायद हमने देखा है 0.8 S1, ये मैंने शायद बना दिया है, ठीक है। तो ये जो है ये वोल्टेज भी सीपीयू को रिक्वायर्ड है, चाहिए ये वोल्टेज, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ आप देखेंगे कोर वोल्टेजेस है, जो कोर सीपीयू के लिए काम करते हैं। सीपीयू के लिए जो ज़रूरी वोल्टेज है वो सीपीयू को ऑन होने के लिए ये वोल्टेज चाहिए, कोर वोल्टेज। तो ये तो आना ही चाहिए 0.8 वोल्ट, 0.86 वोल्ट जो आएंगे आपके। फिर से नेक्स्ट करके देख लेते हैं और भी कहीं जाता है क्या। ये कहीं नहीं, फीडबैक के लिए है, फिर सेंस लाइन है। ये जो है वोल्टेज L1402, ठीक है। L1402 कहाँ था, ये बीच वाला कॉइल, ठीक है। तो हम चलिए देखते हैं, यहाँ टाइप कर लेंगे। ये बीच वाला कॉइल जो है यहाँ पर हम टाइप करेंगे, जो इस लाइन पे यहाँ हम टाइप कर लेंगे 0.86 वोल्ट, जो कि बन रहा है आपके कोर वोल्टेज, जो सीपीयू को चाहिए होता है, रिक्वायरमेंट है सीपीयू को ऑन होने के लिए। तो ये वोल्टेज बनने चाहिए, ये ऑन रहेगा वोल्टेज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है L1401, कॉपी, शायद मैंने ये वोल्टेज दिखाया है आपको, जो कि मॉडेम के लिए होता है, जो दिखा चुका हूँ मैं। ये सेंस लाइन है जो फीडबैक की लाइन है। ओह सॉरी, बैक करते हैं, ये रहा, ये होगा मॉडेम के लिए, ये बताया था।
तो इसको ये तो ऑफ ही रहेगा। चलिए हम आगे चलते हैं इस पे। ये एक और कॉइल बच गया है यहाँ, आप देखेंगे L1404, जो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ हम दिखाएंगे कि ये कौन सा सप्लाई ऑन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये वी रेगुलेटेड, ठीक है, S4 वोल्टेज है, यहाँ VSW S4 है, जो यहाँ से फीडबैक के थ्रू जा रहा है। अगर आपको बता दें फीडबैक की लाइन डैमेज हो जाए, बाय चांस ख़राब हो जाए, तब भी ये वोल्टेज जो है ये बंद हो जाएगी पावर आईसी काम करना, और कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगा हो सके। तो अभी आप यहाँ देखेंगे, यहाँ वोल्टेज है वी रेगुलेटेड S4 2.0 वोल्ट है, जो आपको देखने को मिलेंगे। इसे बोलेंगे हायर एलडीओ, ठीक है, जो ज़्यादा वोल्टेज जनरेट करता है। ये क्या होता है, ये ज़्यादातर पावर आईसी खुद को लेता है। खुद को लेने के बाद वी रेगुलेटेड लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 20, लाइन 30, लाइन 23 ऐसे लाइन जनरेट करता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या जनरेट करता है, कॉपी करते हैं। तो ये वोल्टेज तो बनना ही चाहिए, पहला तो जान लीजिए। यहाँ से देखिए आप, यहाँ से इन हुआ VDD, ठीक है, कौन आईसी ले रहा है, तो ये PMIC ही ले रहा है। और PMIC लेने के बाद L4, L5, L6, L7, L16, L19 1, ठीक है, ये जितने भी है लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, जितने भी लाइन के यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर वोल्टेज है, ये जनरेट करेगा। तो ये जनरेट नहीं होगा तो काफ़ी सेक्शन आपके बंद पड़े रहेंगे। जितने भी सेक्शन है, जो सेक्शन को ये वोल्टेज जा रहे हैं, ठीक है, वो सेक्शन बंद रहेंगे। मतलब लगभग आधा सेक्शन बंद हो जाएगा अगर ये वोल्टेज नहीं आएगा तो आपको ये वोल्टेज तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इससे रैम नहीं चलेगा, इससे सीपीयू नहीं चलेगा, इससे क्लॉक नहीं चलेगा, बहुत सारे वोल्टेज है जो ये जनरेट करता है। तो ये वोल्टेज भी आना चाहिए। तो ये जो है हायर एलडीओ की लाइन है, ये हम यहाँ देखेंगे। ये और कहाँ जा रहा है, तो ये जा रहा है, देखिएगा ये क्या कर रहा है, ये एक और सेक्शन को ऑन कर रहा है, हैप्स को, जो ये है आपका वाइब्रेटर सेक्शन, जो वाइब्रेटर को भी ऑन करता है। और यहाँ आप नेक्स्ट करेंगे, एक एलडीओ को भी वोल्टेज दिया जा रहा है। एलडीओ ये जो है ये वोल्टेज आउट निकाल रहा है, एलडीओ को तक वोल्टेज दिया जा रहा है। ये एलडीओ किसको वोल्टेज दे रहा है, आउटलाइन में जाएंगे तो पता चलेगा। तो नेक्स्ट, तो इस तरीके से आप देखेंगे एक एनसी है, यहाँ नहीं जा रहा है। नेक्स्ट, तो ये वापस आ गया S4 में। तो ये जो वोल्टेज है ये जो जनरेट कर रहा है, आप देखेंगे ये कौन सा है, ये है आपका ये एलडीओ, ठीक है, ये वाला, सॉरी, ये देख लेते हैं एक बार, कंफर्म हो लेते हैं कौन सा एलडीओ था हमारा। जो S4 के लाइन में था 1404, ठीक है, 1404 ये एलडीओ था। तो ये एलडीओ जो है ये आप देख रहे हैं 1404 एक एलडीओ है। ये डायोड था, यहाँ कॉइल बन गया गलती से, तो वहाँ उस हमारे डायग्राम में। तो L1404 जो हायर एलडीओ है, तो यहाँ हम बना लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे इसको यहाँ। तो ये जो कॉइल है, ये कॉइल जो है जनरेट कर रहा है ये हायर एलडीओ, जो हमें ऑन होना चाहिए। और ये जो है आप देख रहे हैं, तो देखा जाए तो यहाँ टोटल दिखाया जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉइल, लेकिन आप डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ 8 कॉइल नहीं है। आपको ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 कॉइल है, तो एक कॉइल एक्स्ट्रा बन गया है हमसे। तो कोई बात नहीं, वो कॉइल को हम यहाँ से इरेज कर देंगे, एक कॉइल को हटा देंगे इस कॉइल को। तो इस कॉइल को यहाँ हम अभी आपको यहाँ बना के दिखा देते हैं कि ये कॉइल हमारा नहीं है, तो इसे हम ध्यान नहीं देंगे। तो आपने यहाँ देखा कि किस तरीके से कौन सा वोल्टेज बनना चाहिए और कौन सा वोल्टेज नहीं बनना चाहिए। देखिए क्या होता है कि ये जो वीडियो के माध्यम से बताया जाता है ना, तो इसमें हम क्या करते हैं कि थोड़ा जल्दी समझाना पड़ता है, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो। और वीडियो देखते देखते लंबा हो ही जाता है, आधा घंटा 40 मिनट, क्योंकि इसे हम बहुत ही
आराम से और भी डीपली एक्सप्लेन कर पाते हैं कौन सा वोल्टेज किस तरह से बनता है। पावर आईसी अगर 2.0 लेता है तो L1 बनाता है, L2 बनाता है, कौन कौन बनाता है और कहाँ कहाँ जाता है वो बन के। तो सारा कुछ डिटेल जो है हम क्लास के दौरान देते हैं। तो कोशिश किए हैं अभी आपको छोटा सा कि आपको समझ में आया होगा कैसे ये पावर सीक्वेंस काम करता है, कौन कौन वोल्टेज कब बनता है, कौन कौन वोल्टेज नहीं बनता है, ठीक है। और कौन कौन से हमें वोल्टेजेस चेक करने होते हैं स्टार्टिंग में। तो ये डेड फोन के लिए नहीं था, एक पावर सीक्वेंस है। डेड फोन के लिए एक अलग से वीडियो बनेगा जो आपको ये बताया जाएगा कि एक फ़ोन जैसे भी चाहे वाटर डैमेज आए या गिरा हुआ आए या फिर कैसे अपने आप ऑटोमेटिक ऑफ हो गया है, ठीक है ना, बोर्ड में शॉर्टिंग है ना कुछ है फिर भी फ़ोन ऑन नहीं हो रहा तो क्या क्या चेक करना, अगर शॉर्टिंग है फ़ोन में तो कैसे उसे चेक करना है, सारा चीज़। अगर कोई कहीं से सॉफ्टवेयर करा के आया है और फ़ोन डेड हो गया है और उसे आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें सीपीयू निकालना चाहिए, पावर एसी निकालना चाहिए या सीपीयू बदलना चाहिए या सॉफ्टवेयर पे काम करना चाहिए, कैसे काम करना है स्टेप बाय स्टेप। तो बने रहे हमारे चैनल पे। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो बनाने के लिए बहुत ही टाइम निकालना पड़ता है और बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। तो आप अगर हमें लाइक और सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर कोशिश करेंगे हम कि अपने तरफ से जितना भी जानकारी हो आपको यूं ही देता रहूं। धन्यवाद।